हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने अन्य आय के संबंध में, जो कि अनुसूची 14 में दर्शाई जाती है, उसको उदाहरण सहित विस्तार से चर्चा की थी और आपको बताया था कि अपन अगले लेक्चर में विनियोगों का वर्गीकरण डिस्कस करेंगे कि विनियोग कितने प्रकार के होते हैं और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। परंतु विनियोगों का डिस्कशन करने से पूर्व अपन ब्याज के संबंध में और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भुनाए गए बिलों पर छूट के संबंध में थोड़ी उदाहरण के साथ विस्तार से चर्चा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शेड्यूल 13 से कनेक्टेड हैं। और शेड्यूल 13 में अपन ने समझा था कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज किस आधार पर शामिल किया जाता है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग का। उसके अलावा बिल परचेज एंड डिस्काउंट का डिस्काउंट भी समझा था, वहाँ डिटेल में डिस्कस किया था कि बिलों का क्रय या बट्टे पर भुगतान जो होता है उसमें बैंक किस प्रकार से अपनी आय आगे ले जाती है और किस प्रकार से चालू अवधि की आय को चालू वर्ष में समायोजित किया जाता है। इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक उदाहरण है जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित उद्धरण अब बैंक लिमिटेड के 31 मार्च 19 के तलपट से प्राप्त किए गए हैं, जिनमें आपको सूचना दी गई है कि बिल डिस्काउंटेड 51,50,000 के हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 1 अप्रैल 2018 की 30,501 है और डिस्काउंट रिसीव्ड है वो 1,45,500 है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि उपरोक्त दर्शाए गए बुनाए गए बिलों का विवरण इस प्रकार से है। तो जो बिल डिस्काउंट कराए गए हैं उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जिनकी मैच्योरिटी डेट चालू ही वर्ष में जा चुकी है वो तो आय अर्जित हो जाती है, परंतु जिन बिलों की मैच्योरिटी डेट लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद आती है उनकी चूंकि इनकम तो हमें प्राप्त हो गई है पूरी की पूरी, परंतु जितनी अवधि की इनकम आगे के वर्ष से संबंधित हो उसको अपन अलग से कैलकुलेट करके आगे ले जाते हैं, चालू वर्ष की आय नहीं मानते। वही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ डिटेल दी गई है कि एनालिसिस ऑफ द बिल डिस्काउंटेड एज ऑन अबव आर एज फॉलो, जिसमें 13/1/19 को 7,50,000 का जो बिल है उसका पीरियड है 4 महीने। तो नेचुरल है कि वो 12/5/2019 को मैच्योर होगा और रेट ऑफ डिस्काउंट है 12%। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो ड्यू डेट होती है उसमें ग्रेस पीरियड भी जोड़ा जाता है, तो अपन नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। इसी तरह से 13/2/19 को 6 लाख का बिल है, उसकी पीरियड है 3 महीने और रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%। तो नेचुरल है 17/2 है तो वो 20/5/19 को ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद मैच्योर होगा। इसी तरह से 2019 को 4 लाख का बिल जो है वो 4 महीने के पीरियड का है, 11% है, तो वो 9/7/19 को मैच्योर होगा। इसी तरह से 16/3/19 का 2 लाख का बिल है, वो 2 महीने का है और 10% डिस्काउंट रेट पे है, तो वो भी 19/5/19 को मैच्योर होगा। तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्राप्त बट्टे की राशि लाभ हानि खाते में ले जाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए तथा इस हेतु उपयुक्त जर्नल प्रविष्टियां कीजिए और संबंधित मदों को बैंक के चिट्ठे में किस प्रकार से दिखाई जाएगी ये भी आपको बताना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो
डेट ऑफ बिल है, ये एक टेबल बनाइए, सबसे पहले लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है 13/1/2019, और फिर है 17/2/19, फिर है 6/3/19, फिर है 16/3/19। उसके बाद ड्यू डेट, जैसा कि मैंने आपको कहा 13/1/2019 है, 4 महीने हैं तो 13/2, 13/3, 13/4 और 13/5, 3 दिन ग्रेस के हो जाएंगे, ड्यू डेट होगी 16/5/2019। इसी तरह से 17/2 में 3 महीने हैं तो 17/3, 17/4 और 17/5 और 3 दिन जोड़ तो 20/5/19 हो गई। 6/3 है, 4 महीने हैं तो 6/3 के बाद 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/7 होती है, 3 दिन और जोड़ दो तो 9/7/19 हो गई ड्यू डेट। 16/3 है, 2 महीने की है तो 16/3 के बाद 16/4, 16/5 में 3 दिन जोड़ दिए तो 19/5, ये आ गई ड्यू डेट। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि करंट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद ये जो 16 मई है, कितने दिन बाद है? अप्रैल और मई, तो अप्रैल के तो 31 दिन, नहीं अप्रैल के 30 दिन और मई के 16 दिन, तो ये हो गए 46 दिन। इसी तरह से यहाँ है 20 मई, तो 30 तो अप्रैल के और 20 ये 50 दिन। जुलाई है 7, तो अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, तो 91 और 9 दिन ये तो 100 दिन। ये है 15 मई, तो अप्रैल के बाद मई के 19 दिन, तो टोटल हो गए 49 दिन। ये नंबर ऑफ डेज आ गए जो कि चालू लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद की अवधि का पीरियड है, जिसका ब्याज हमको प्राप्त हो चुका है। अब अमाउंट ऑफ बिल आपको दिया हुआ है 750, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये लिख दिए। रेट ऑफ डिस्काउंट भी क्वेश्चन में 12, 10, 11, 10 दी हुई है परसेंटेज में। तो अब देखिए कि जो 7,50,000 का बिल था 4 महीने का, तो अपन ने जो डिस्काउंट किया था वो तो 4 महीने का किया था, तो ब्याज आपको 4 महीने का मिल गया था, पर उसमें से ऐसा ब्याज जो 46 दिन का है वो आगे की अवधि का है, तो यहाँ 7,50,000 इंटू 12/100 इंटू 46/365, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ये 46 दिन का ब्याज अपन आगे ले जाएंगे, तो ये गणना की तो 11,342 आया। इसी तरह दूसरे में 6 लाख का बिल है तो 6 लाख इंटू 10% है तो 10/100। ये रेटें बैंक की अलग अलग दी हुई है, इसलिए यहाँ अलग हुई। पहले बिल में 12% थी, 12/100, दूसरे में 10% है 10/100, इंटू दिन 50 है दूसरे के, 50/365, तो 8,219 आ गए। तीसरे बिल में 4 लाख का बिल है, 11% रेट है और 100 दिन है तो 4 लाख इंटू 11/100 इंटू 100/365, ये 12,055 आ गए। और लास्ट बिल में 2 लाख का है, 10% रेट है और 49 दिन है, तो ये आ गया 2,685। टोटल 34,301 टोटल अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 31/3/19 को बना आपका। तो ये सबसे पहला काम होगा आपका गणना करने का कि भाई ये अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की गणना, बिलों के रजिस्टर से बिलों को सेलेक्ट करो जो करंट ईयर के बाद के ड्यू हो रहे हैं, फिर उनका इस तरह से कैलकुलेशन करके अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ज्ञात करें। इसके बाद अपन को अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है और खाता बनाना है, तो आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले एंट्री होगी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 30,001। ये कौन सी एंट्री है? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओपनिंग बैलेंस है 30,501। हाँ, तो ये पहली एंट्री 30,501 होगा, 30,001 ये गलत छप गया है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ट्रांसफर्ड, ये हो जाएगा 30,501 से। उसके बाद आपने कैलकुलेशन किया है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का 34,301, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट 31/3/19 को, पहली है 1/4/19 18 को,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बीइंग अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 34,301। ये दोनों एंट्री करने के बाद अपन डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं। तो डिस्काउंट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले 2018 में 1/4 को जो रिवर्स एंट्री की है अपन ने, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, उसकी पोस्टिंग हुई बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 30,501। वहाँ प्रिंटिंग एरर थी, यहाँ सही है। उसके बाद दूसरी एंट्री है डिस्काउंट अकाउंट में, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,45,500। तो बाई सनरीज 1/4/18 से 31/3/19 तक बाई सनरीज 1,45,500, टोटल हो गया 1,76,001। अब देखिए दूसरी एंट्री जो आपने की थी जर्नल एंट्री में, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 34,301। ये फिगर अपन ने कैलकुलेट किया था पिछले स्क्रीन पर। तो वो उसकी पोस्टिंग हुई है टू रिबेट ऑन बेस डिस्काउंट 31/3/19 को 34,301। अब डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट की जोड़ आ गई 1,76,001। उसमें से डेबिट के 34,301 घटाए तो बैलेंस शीट यहाँ गलत लिख दिया, टू P&L लिखा जाएगा, टू P&L अकाउंट। तो यहाँ P&L लिख दीजिए बैलेंस की जगह, टू P&L 1,41,700, नीचे सही लिखा है, लाभ हानि खाते में 1,41,700 रुपये जमा किए जाएंगे। उसके बाद ये तीसरी एंट्री होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,41,700 बीइंग बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफर्ड। तो और जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस है 34,301, इसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के कैपिटल और लायबिलिटीज साइड में, जो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन का हेड है शेड्यूल 5 में, उसके अंतर्गत। इसके साथ ही ये आपका उदाहरण पूरा हो गया। इसके बाद अपन अलाभप्रद आस्तियों से आय, इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।